अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ हाजिर हूँ। आज मैं जो 5 सवालात पूछूंगा वो 5 सवालात हैं शादी के मुतालिक। दोस्तों, शादी जो कि बहुत ही आम सा मामला है बहस के लिए, लेकिन हमारे यहाँ इस मौजू पर खुलकर बात नहीं की जाती, ना ही इसको हम कभी ज़ेर बहस लाया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज मैं 5 सवालात पूछूंगा और देखूंगा कि इसके बारे में डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की क्या राय है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमें जो शादी का सिस्टम है या जो मैरिटल सिस्टम है, इसके बुनियादी और तारीखी पैराई के बारे में बताएं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। जी शहजाद, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा ख्याल है कि अच्छा है, कोई नया टॉपिक तरह का मौजू है। हमने इससे पहले कभी ऐसे मौजू पे बात नहीं की। मैरिज या मैरिटल सिस्टम जो है, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है, पुरानी तारीख है। अगर हम पीछे जाएं तो लगभग 4,500 साल पहले भी हमें तारीख की किताबों में शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका हमें सुराग मिल जाता है। हमें नज़र आता है कि साहब हज़ारों साल पहले जब हम हंटर गैदरिंग दौर में थे तो उस वक्त भी मैरिटल सिस्टम मौजूद था। वो कि उसकी शक्ल मुख्तलिफ थी। बाज़ाब्ता क़बाइल जो थे वो आपस में ही शादियाँ करते थे। 25-25, 30-30 लोग, जिनमें औरतें भी शामिल होती थी, सब आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनर्स शेयर करते थे और एक पूरा कबीला जो है वो ख़ानदान की शक्ल में रहता था। फिर जब सोसाइटी चेंज हुई, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 2500 साल पहले की, लगभग 2000 साल के बाद, जब हम समझिए कि हंटर गैदरिंग दौर से हम आ जाते हैं अर्गेरियन सोसाइटी में या एग्रीकल्चर सोसाइटी में, तो फिर एक बदलाव नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि साहब यानी अगर हम चले जाएं मेसोपोटामियन एम्पायर में, या हम चले जाएं ऐसी जगहों पे जो है नहीं, एथेंस हैं या फिर ग्रीस वगैरह की तरफ, तो हम वहाँ देखते हैं कि एक मर्द जो है शादी के जो बंधन में बनता है तो उसमें कई वाइफ्स उसकी होती हैं, और अपनी सेक्सुअल अर्ज के लिए वो मिस्ट्रेस भी रखता है, प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं, ताकि लड़के भी होते हैं, कोंकोबाइन वगैरह, जो 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 मिस्ट्रेस होती वो भी, वो सब लीगली, और इसमें कोई एथिकली अखलाकी तौर पे सवाल नहीं होता था। ये सब के सब सिस्टम का हिस्सा था। तो इस तरह से हमें वो तमाम रोमन अदवार में या ग्रीक अदवार में हमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। असल में चेंज आया है कैथोलिक चर्च के बाद। कैथोलिक चर्च जब इस्टेब्लिश हुआ और जब वो लॉ का हिस्सा बना, जब वो स्टेट का हिस्सा बना, तो फिर मज़हब जो है पहली बार बाज़ाब्ता इस मैरिटल एग्रीमेंट में, या इस औरत और मर्द का जो एग्रीमेंट या ताल्लुक था उसके अंदर शामिल हुआ। फिर बाज़ाब्ता एक एक चूँकि मज़हब आया तो मज़हबी अखलाकियात आई, यानी एक सेक्चुअली फेथफुल होने का कॉन्सेप्ट शामिल हुआ, क्योंकि अब ये एग्रीमेंट जो है वो खुदा की मौजूदगी में नबी या उनके बेटे या खुदा की किताब वगैरह गवाही बन गई, तो ये सब एक मुकद्दस शक्ल उसकी बनी। उसके बाद चूंकि स्टेट का हिस्सा था रिलीजन, काफ़ी इन्वॉल्व था, तो सोशल रिस्पेक्ट शामिल हुई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट शामिल हुई, कल्चर वैल्यूज़ भी मज़ीद रिफाइन हुई, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो लॉ एंड लेजिस्लेशन भी आया उसी मैरिटल सिस्टम के अंदर। प्रॉपर्टीज़ राइट्स और डोमेस्टिक राइट्स, ये सब चीज़ें ग्रेजुअली इसमें शामिल हुई, और यूँ एक तरह से औरत और मर्द एक दूसरे की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ भी शामिल हुई। ये सब चीज़ हमें मेसोपोटामियन दौर में या हमें एंशिएंट ग्रीक में नज़र आती है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बात हो रही है ईसा की पैदाइश से कि कुछ अरसे पहले तक की। उस दौर में भी जब कभी भी कोई किसी भी किस्म का कोई सेरेमनी होती थी, तो उसमें बाज़ाब्ता है किसी बाप, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ जब देता था किसी शख्स के हाथ में, तो कहता था आई प्लेज माई डॉटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग। तो लेजिटिमेट के ऊपर दौर होता पर जोर होता था शादी के लिए। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम पर्शियन एम्पायर की तरफ जाएँ, या हम सुज़ेरियन एम्पायर की तरफ आएँ, प्री पर्शियन मैं कहूँगा, बल्कि उस एम्पायर में आएँ, तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता है यानी ज़ोरोस्ट्रियन स्टेट के दौरान भी और उसके बाद भी औरतें जो थी वो मर्द की पोज़ीशन होती थी, और एग्रीमेंट होता था, औरतें मर्दों के पास रहती थी, या मर्द और कुछ अरसे तक एक दूसरे के साथ रहते थे, और फिर कुछ वजूहत की वजह से छोड़ देते थे। अच्छा, अगर हम अरबिक एरिया में आए, ये जो पूरा जो पेनिनसुला था, यहाँ पर नबी करीम की पैदाइश से पहले यहाँ पर भी कुछ हालात
ऐसे थे बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब थे। क्यों ख़राब थे कि यहाँ पर बाज़ाब्ता जो है वो कबायली लोग जो थे वो उनमें लड़ाई झगड़े होते थे, जंगें होती थी और जो भी लूट-मार होती थी उसमें औरतें भी शामिल होती थी क्योंकि वो भी एक हिस्सा होती थी, तो उनको फिर उनकी खरीदो-फ़रोख्त होती थी। इस किस्म की चीज़ें एग्रीमेंट वहाँ पर भी होता था मगर लूट और ख़रीद का मामला भी चलता था। तो बाद में नबी करीम सल्लम के बाद जब 7वीं यानी सदी के बाद जब हम अरब में देखते हैं सिस्टम जब इवॉल्व होता है, तो वो कमोबेश कैथोलिक चर्च का ही तौर पर उसी सिस्टम को इवॉल्व किया गया और फिर बाद में वो चीज़ शरिया लॉ में शामिल हुई और फिर जब इस्लाम शामिल हुआ तो फिर इस हिस्से में इसकी अपनी एक लिंग्विस्टिक वैल्यू सॉरी एक लेजिस्लेटिव सॉरी वैल्यू डेवलप हुई। अच्छा मज़हब जो मैरिटल सिस्टम में शामिल हुआ तो एक तो वो उसकी मुक़द्दस शक्ल बनी मगर एग्रीमेंट की फॉर्म में रहा, लाइक काइंड ऑफ मैकेनिकली रहा। रोमांस उसमें बाद में शामिल हुआ। मोहब्बत जो है वो मैरिटल सिस्टम में बाद में शामिल हुई। कहते हैं ये मिडिवल दौर में या मिडिल दौर में शामिल हुई यानी कहा यह जाता है कि कॉन्सेप्ट जो है लव और रोमांस का जो है ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट है मैरिटल सिस्टम के अंदर। यानी बाज़ाब्ता ऐसे इवेंट्स जो हुए जैसे ब्रिटिश दौर में फॉर एग्जांपल 13th सेंचुरी में किंग आर्थर को मशहूर वाक़या है जिसमें लैंसल्ट जो था वो इन्वॉल्व हो गया था उसकी वाइफ के अंदर और इस तरह के जो भी जो टेल्स थी जो कहानियाँ थी जो अदब का हिस्सा थी या औरतों की खूबसूरती पर जो नज़में और शायरी लिखी जाती थी या जो कुछ भी ये औरतों की पोजीशन उनकी वफादारियाँ ये सब चीज़ें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको मैरिटल सिस्टम में शामिल किया गया। तो यूं एक जब रिलीजन के बाद एक तो रिलीजन से वो मुक़द्दस हुआ और फिर जब लव और जब उसमें रोमांस आया तो फिर औरतों की क्रेडिबिलिटी भी चेंज हो गई। यानी कहा जाता है वो मैरिलिन यॉल उनकी किताब थी अ हिस्ट्री ऑफ द वाइफ उसमें उन्होंने एक जगह लिखा कि उससे पहले मर्द जो थे उनको औरतें सर्व करती थी लेकिन रोमांस के आने के बाद से फिर प्रिंस चार्म जो थे ना जो प्रिंस रोमांटिक प्रिंस जो थे वो अब प्रिंसेस को या वाइफ को जो है सर्व करने लगे। तो इस तरह से एक औरत की एक नई शक्ल डेवलप हुई उसी मैरिटल स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा औरत जो है वो एक प्रॉपर्टी रही काफ़ी अरसे तक। इवन अगर आप नॉर्थ अमेरिका में भी आएँ तो 1907 तक यानी 1907 तक औरत का आलम ये था कि अगर औरत किसी फ़ॉरेनर से शादी कर ले तो अपनी सिटीज़नशिप लूज़ कर लेती थी। ये तो बाद में एक्सपेडिशन बिल पास हुआ है, कांग्रेस ने पास किया 1907 में, जिसके बाद औरतों को हकूक़ मिले कि वो फ़ॉरेनर से शादी कर सकती हैं और इसमें उनकी सिटीज़नशिप लूज़ नहीं होगी। तो इस हद तक पोज़ीशन थी। 1920 में यानी हम ये फेमिनिस्टिक जब मूवमेंट आई 1920 में जब वोट का हक़ मिला औरतों को तो फिर मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन था उसमें भी चेंज आया, उसमें बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया। इंटररेशियल मैरिज का राइट मिले, बर्थ कंट्रोल के राइट्स मिले जो पहले औरतों के पास नहीं थे। इसी तरह फिर बाद में अभी की बात है 1970 में बाज़ाब्ता मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट था कि सेक्सुअलिटी जो है उस पर मर्द का कितना हक़ होना चाहिए इवन आफ्टर मैरिज, तो वो भी क्लियर हुआ। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं स्टेफन कून्स की किताब थी द वे वी नेवर वर अमेरिकन फैमिलीज एंड नॉस्टैल्जिया ट्रैप। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम का जुमला लिखा है उसमें और वो जुमला ये कि पिछले 40 साल में जो मैरिज के अंदर ये पूरी सिस्टम जो चेंज आया है वो पिछले 5000 सालों में नहीं आया है। इस तरह से ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये रिफाइंड शक्ल हमें आज अब यूँ नज़र आती है। शुक्रिया सर। सर जो मेरा दूसरा सवाल है वो है कि शादी क्या एक फितरी अमल है या एक गैर फितरी अमल है जिसके बहुत से सियासी समाजी और मजहबी मुहर्रिकात थे। मेरा ख्याल है शहजाद ये एक कल्चर फिनोमेना है, ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है। ये इसकी साख्त को हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश करने में कई एक डोमेन समाज के इस्तेमाल हुए हैं। इसमें मज़हब भी है, सियासत भी है, लॉ एंड लेजिस्लेशन भी है, सोशल वैल्यूज़ भी हैं। मगर बेसिकली ये कल्चर फिनोमेना होने के बावजूद 3 नेचुरल हक़ाइक़ के ऊपर ये इंसानी सोसाइटी में सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। पहला तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रुथ है कि मैन और वुमेन वो कि किसी हद तक मुख्तलिफ नेचर के हैं मगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दूसरा बायोलॉजिकल ट्रुथ है। बायोलॉजिकल ट्रुथ ये कि मैन और वुमेन के बिना उनकी तौलीद के बगैर ऑफस्प्रिंग्स नामुमकिन है, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स। और तीसरा सोशल ट्रुथ है यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है। उनकी चाइल्ड रियरिंग के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है। यही वजह है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, वो प्रमोट करती है, वो रिकग्नाइज़ करती है मैरिज को और ह्यूमन रेस को
सिविलाइज तरीके से जो माँ बाप की मौजूदगी में उनकी जो ग्रोथ हो उसको सिक्योर करती है। अब शादी जो है कल्चर फिनोमेना है, ज़ाहिर बात है जब उसमें मज़हब शामिल हुआ, तो मज़हब के जो मानने वाले थे, जो मज़हब को नेचुरल फिनोमेना समझते हैं, तो उन्होंने शादी को भी एक नेचुरल फिनोमेना समझा क्योंकि उसमें खुदा की रज़ामंदी शामिल हो गई, उसमें खुदा की खुशी शामिल हो गई, तो वो एक मुक़द्दस रिश्ता बना। लेकिन जब उसमें मोहब्बत शामिल हुई, तो फिर वो सेक्सुअल एग्रीमेंट नहीं रहा, अब उसमें रोमांस भी आ गया। अब यहाँ सबसे अहम बात जो है वो ये है कि किस तरह से आप सेक्स और लव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की बायोलॉजी, दोनों की साइकोलॉजी, दोनों की फिलॉसफी कमोबेश एक जैसी है। यानी अगर आप इसको बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में देखें तो आपको ये डिफरेंस लेना ही, समझना ही पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द सेक्स एंड द लव। उसके बाद ही आप उस पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैरिटल उसकी उसकी वैल्यू, उसकी शेप का अंदाज़ा कर सकते हैं, तो अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो आप हैरान होंगे कि साहब जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग द सेक्स और ड्यूरिंग द लव, फीलिंग ऑफ लव, वो कमोबेश एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, वही डोपामिन, वही नॉरएपिनेफ्रिन, वही ऑक्सीटोनिन, वही सीरोटोनिन, और ब्रेन के सारे हिस्से जैसे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, या जो अपना अमिगडाला है या लिम्बिक सिस्टम है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। वेजोप्रेजन है, ये जो ह्यूमन जो जो पूरा का पूरा इस एडिक्शन का जो सिस्टम है, या रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है जो ब्रेन का, उसमें जो तमाम न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो सब यही इन्वॉल्व होते हैं। यानी इस पर बाज़ाब्ता स्टडीज़ हुई है, ऐसे ब्रेन के जो स्कैन्स हैं उसमें बाज़ाब्ता देखा गया है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2 साल या 3 साल तक जो रिलेशनशिप रखी गई है, तो उसमें ब्रेन के कुछ एरिया जैसे वेंट्रल पैलिडियम का कुछ एरिया है, उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, वहाँ पर जो वेज़ोप्रेसिन के रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये तमाम जो ब्रेन के एरियाज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन-सा डिफ़रेंस है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वेयर इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन लव एंड सेक्स? तो भाई मेरा ख़्याल तो ये है कि जिस वक़्त कोई शख़्स जिसके साथ आप रह रहे हैं या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, उसकी वेल-बीइंग, उसकी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम हो जाए, तो वो जो एक, मैं उसको लफ्ज़ मज़हबी इस्तेमाल होता है, स्पिरिचुअल फीलिंग जो है, वहाँ पर आप लव और सेक्स के डिफ़रेंस को समझ लेते हैं कि यार ये है फ़र्क, वरना वो फिर तो जहाँ तक मैरिटल सिस्टम के अंदर अगर आप इसको रखें और आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है, यानी क्या इसका साख्त कहाँ खड़ी है, तो उसके लिए फिर आपको वो एक ह्यूमनिस्ट साइंटिस्ट या ह्यूमनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो, उनकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी उनकी बहुत अहम है। उसको देखेंगे अगर आप तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ साहब, कहाँ पर मैरिटल सिस्टम खड़ा हुआ है, यू नो उसकी शेप कहाँ खड़ी हुई है और क्या वजह है कि उसमें टूट-फूट होती है, तो क्या प्रॉब्लम्स इंसानों में आते हैं और क्यों आते हैं। देखें उनका कहना है, हमारे जो मास्लो हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन्स आर एक्टिव, दे आर नॉट पैसिव पार्टिसिपेंट ऑफ लाइफ, दे आर वेरी एक्टिव। उनकी सारी ज़िंदगी जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के फिनोमेना में गुजर जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सबको एक्सप्लोर करने में गुजर जाती है इंसानों की। और उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने एक पिरामिड, एक हायरार्की सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी हायरार्की होती है, उसकी एक फाउंडेशन जो होती है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम फंडामेंटल नीड टू एक डिस्टिंक्ट नीड तक डेवलप होती है। तो ये पूरी की पूरी एक नीड का सिस्टम है। इस नीड से गुजर कर ही ह्यूमन जो होते हैं वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिनोमेना में जाते हैं, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आप देखें तो वो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड इज़ द वन फर्स्ट, लाइक फूड है, वाटर है और रेस्ट है। सेकंड स्टेप पे जब आती है बात तो फिर सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप उन्होंने कहा लव का है, लव और बिलोंगिंग का है। लव और बिलोंगिंग का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप है, अफेक्शनेट, एडॉर्शन है, ये सब ज़रूरी हैं। उसके अंदर स्टीम, सेल्फ स्टीम और सब चीज़ें शामिल होती चली जाती हैं। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है नेक्स्ट स्टेप, जब हम पिरामिड के टॉप पे जा रहे होते हैं तो। उस सेल्फ स्टीम का मतलब वही बात जो भी कही कि यू वांट टू बिकम
एवरीथिंग व्हाट इज यू आर कैपेबल ऑफ, यू नो। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, यानी आप एक्सीड कर जाएं बियॉन्ड द योर ओन लिमिटेशन, यू नो। तो ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक पिरामिड है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फिनोमेना है जिसके ऊपर ह्यूमन जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है। अब अगर आप इस हायरार्की को, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को, अगर आप इस फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल नीड टू द ट्रांसेंडेंस नीड को देखें और इस पूरे पिरामिड को देखें, तो आपको समझ में आता है कि जब कभी भी कोई शख्स डिवोर्स के फिनोमेना में जाता है या उसकी शादी टूटती है या उसका रिलेशनशिप टूटती है, तो वो पूरा कोर के साथ शेक कर जाता है, ये पूरी साख, इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फिनोमेना पूरा टूट जाता है, हिल जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि लोग मैरिज को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पूरे शेक से, इस पूरे कोर को, इस पूरे डिस्ट्रप्शन को नहीं गुजरना चाहते। वो कहते हैं, यू नो, आपने सुना होगा कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो ये जुमला भी कह देते हैं कि आई वुड लव टू लीव हिम बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, यू नो। तो ये कई चीज़ें इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। इसी वजह से ये सिस्टम आखिर वक्त तक सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। अ, कई एक चीज़ें हैं जो फिर बीच में आती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर, या बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल है, वो साहब फॉर एग्जांपल वो इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश नहीं है, या फिर यू नो, सो दे डोंट वांट टू लीव दैट रिलेशनशिप, क्योंकि उनको पता है कि वो एक पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए मर्द का होना ज़रूरी है। तो और कुछ नहीं तो वो बगल के से घर के बाहर एक जैकेट लटका देंगे, या फिर फ़ोन के ऊपर, मशीन के ऊपर मर्द की आवाज़ रिकॉर्ड करा देंगे, ये इंप्रेशन देने के लिए कि यहाँ मर्द रहता है। तो वो जो एक सारी साख्त हमें नज़र आती है, इन शॉर्ट, जो कामयाब शादी जो है उसके लिए इन्होंने, मॉस्लो ने भी ये बात कही कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो यू नो, बिसाइड्स लव। क्या ज़रूरी है? नंबर वन तो ये कि डीप जो एक एक फियर होता है, वो फियर अंदर लोगों के दरमियान रहता है, वो उस फियर की वजह से शादी को तोड़ते नहीं है। वो फियर क्या है कि मैं बूढ़ा अकेला नहीं होना चाहता, या मैं बूढ़ी अकेली नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर पूरी ज़िंदगी साथ गुजारें। तो वो जो लोनलीनेस है, उसका जो फियर है ना, वो प्रोटेक्ट करता है शादी को, यू नो, प्रिजर्व करता है। और दूसरी बात जो है, वो कहते हैं कि क्या चीज़ मैक्सिमम ज़रूरी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटीज़, दोनों तरफ। किस हद तक फ्लेक्सिबल है टू चेंज इन द न्यू एनवायरनमेंट, यू नो, और किस हद तक रेजिलेंट है, यानी कि अगर फर्ज करें कोई चेंज आता है तो उसी स्प्रिंग से वापस वो अपनी असली हालत में कितनी जल्दी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। शुक्रिया सर। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि शादी के इस पूरे इदारे का पेट्रियार्कल, ये जी यानी जो पिदरसरी है, या पेट्रियार्कल पॉलिटिकल, या जो सरमायादाराना निज़ाम है कैपिटलिस्ट, इसके साथ क्या कोई रबत है? जी शहजाद, बहुत गहरा ताल्लुक़ है मैरिटल सिस्टम का पेट्रियार्कल जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उससे बड़ा गहरा रब्त है। और इसके अंदर रिलीजन का रोल है, यानी अगर आप कैथोलिक चर्च के बैकग्राउंड में दोबारा चले जाएं और सेंट अगस्टिन की जो ट्रीटीज़ है उसको पढ़ें, गुड ऑफ मैरिज के हवाले से, तो वो तीन बातें कहते हैं, वो तीन बातें जो शादी के लिए ज़रूरी है। एक फिडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस, दूसरी चीज़ प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग्स यानी औलाद, और तीसरी चीज़ है सैक्रमेंट यानी मज़हब की इन्वॉल्वमेंट। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली यही आइडियल चीज़ें हैं जिसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये आपको हिंदुज़म में भी मिलता है, इस्लाम में भी मिलता है। ये चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ क्रिएट करती हैं, ये अगर आप देखें, जो पेट्रियार्कल जो सिस्टम है, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी का सिस्टम है, ये सारा का सारा मज़हब की तरफ से आता है, यू नो। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जो हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म सोसाइटी की, तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है, स्पेशली जो हमारी तरफ प्रैक्टिस होता है, वो पेट्रियार्कल कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो प्रैक्टिस हो रहा है। यहाँ की सोसाइटी, जो वेस्टर्न सोसाइटी, वो इतनी पेट्रियार्कल नहीं है, मगर बहरहाल उसकी पूरी फाउंडेशन में पेट्रियार्की नज़र आती है फ्रॉम द बिगिनिंग, नाउ इट्स चेंजिंग। तो प्रॉपर्टी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, या जो लेबर की डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा जो सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस जो स्टेटस के जो डिफरेंसेस हैं, वो आपको पेट्रियार्कल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्लियरली नज़र आते हैं, और ये इसमें रिलीजन अपना रोल प्ले करता है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आइडिया है, जो पूरा का पूरा जो बेनिफिट है, वो पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म के अंदर हमको इसलिए नज़र आता है कि इसमें एक ख़ास
तरीके से जो सोवेरियन क्लास होती है या रूरल क्लास होती है या मोनार्किस्ट क्लास होती है या इंडिविजुअल्स होते हैं या जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको आप डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको आप पालतू बनाते हैं, उनको आप फेथफुल बनाते हैं और उनको मैरिटल सिस्टम के अंदर डालते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं। देखिए मैरिटल सिस्टम के अंदर आप देखते हैं कास्ट जो होती है यानी सेक्टरिज्म, शिया शिया से शादी करता है, सुन्नी से नहीं, एक अब तो खैर नहीं करते मगर बहरहाल हिंदू मुसलमान तो शादी करते हैं तो एक प्रॉब्लम तो होती है। तो एक मखसूस किस्म की जो एक कास्ट है, एक मखसूस किस्म का जो सेक्टरिज्म है और जो एक मखसूस किस्म की जो क्लास है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। स्टेटस के दरमियान शादियाँ होती हैं, यू नो, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल स्टेटस के दरमियान, पर्टिकुलर कास्ट के दरमियान, पर्टिकुलर रिलीजन के दरमियान, पर्टिकुलर यू नो, तो ये जो सारी प्रिजर्वेशन है, ये जो सारी प्रमोशन है, उसको नेचुरल फिनोमेना बनाकर, उसको खुदा की ब्लेसिंग के अंदर बनाकर उस पूरे कैपिटलिस्ट पैट्रियार्कल कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है थ्रू मैरिटल। और 21st सेंचुरी तक, इवन आज के दौर तक ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। और अगर सच्ची बात आपसे पूछें तो जो ट्रू लव है, चाहे वो मैरिज हो या विदाउट मैरिज हो, ट्रू लव जो है उसकी पैट्रियार्कल कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये असल में उसका एनिमी है। क्योंकि वो तो यू नो जो लव है, जो मैरिज है, जो ट्रू रिलेशनशिप है, उसको तो वो डैमेज कर देता है। तो आर्टिफिशियल है ये सब। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट है, इसका लिंक तो बहुत गहरा है अंदर से, उसको प्रमोट किया गया इसके जरिए से। मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या वाकई में जो मगरिब में मैरिटल सिस्टम फेल हो गया है? क्या जो शादी का इदारा था वो उधर उधर मगरब में नाकाम हो चुका है? क्योंकि आजकल जो लोग बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या जो मगरबी मैरिटल सिस्टम था क्या वो नाकाम हो चुका है? जी हाँ शहजाद, मैं समझता हूँ कि जो मैरिटल सिस्टम है वो फेल हुआ है या गिव अप कर गए लोग। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी एक तो बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ही एडवर्स इफेक्ट है। देखें, अगर आप इन जनरल डिवोर्स रेट देखें तो बहुत ज़्यादा है, यानी शादियाँ इतनी नहीं होती जितनी तलाक़ें होती। फर्स्ट मैरिज की डिवोर्स रेट जो है वो 57%, सेकंड मैरिज की डिवोर्स रेट 67%, थर्ड की 71%। सोसाइटी के अंदर जो एक फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक टाइटल होता है, एक डेफिनेशन होती है एक सोसाइटी के लिए, हम आमतौर पर कहते थे कि साहब ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें एक मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो अब नहीं। एक डाइवर्स किस्म की फैमिलीज कही जाती है। डाइवर्स फैमिलीज का मतलब ये है कि वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इट इज इट अ स्टेप फैमिली, क्या ये एक स्टेप फैमिली है, क्या ये सिंगल फैमिली है, क्या ये एक कॉमन लॉ पार्टनरशिप है, क्या ये कोई नो किस किस्म की फैमिली है, वी डोंट नो। यू नो बिल्कुल ऐसे ही जो पहले होता था कि साहब एक जो जो ब्रेड विनर होता था वो हस्बैंड होता था या फादर होता था। अब वो बात रही नहीं है, मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों ब्रेड विनर होते हैं, तो इसलिए एक डोमिनेशन जो पैट्रियार्कल सिस्टम हमें नज़र आती है वो यहाँ पर रही नहीं। तो एक इम्बैलेंस ऑफ पावर है फैमिली के अंदर, तो वो नज़र आती है। फिर इम्बैलेंस ऑफ पावर कह लें या पुलिंग ऑफ पावर है। अच्छा, फिर अगर खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है तो मैन जो होता है या हस्बैंड जो होता है, फादर जो होता है या मेल जो पार्टनर होता है, वो आमतौर पर अपने एसेट सारे लूज़ कर जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। फिर बहरहाल ड्रग्स का भी रोल है सोसाइटी के अंदर, अल्कोहलिज्म का भी रोल है, तो वो भी रिलेशनशिप को स्ट्रेच करता है, उससे भी टूटती हैं चीज़ें। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक जो एक्सट्रीम किस्म की डाइवर्सिटी डेवलप हुई जेंडर की और सोसाइटी के अंदर एक फ्रीडम जो और तरह की भी डेवलप हुई है, उसके अंदर पूरा का पूरा आपको नहीं पता होता है कि सब कई तरह के लेस्बियन भी हैं, गेज़ भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं, यू नो, क्रिश्चियन मार्क भी हैं कि उनका क्या उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या ड्राइव्स हैं। तो मैरिज का जो सिस्टम है ना, इन तमाम बातों की वजह से खासा, और फिर सबसे बड़ी बात ये कंपेनियनशिप या रिलेशनशिप के मायने बदल गए। लोग बाग शादी करते हैं, इट्स जस्ट फॉर इन्फैचुएशन, यानी वो लव ऑफ फर्स्ट साइट नहीं, वो आया और गया, वो नहीं, बल्कि उससे करते हैं शादी। नतीजा होता है कि शादी टूट भी जाती है। वो एक कंपेनियनशिप, वो जो एक रिलेशनशिप, वो जो एक डीप लव है, वो वो यू नो ना तो उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो या फिर वो ना ही शादी की उस रिलेशनशिप में वो सैक्रिफाइस शामिल हो पाता। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें। अच्छा, पैट्रियार्कल सिस्टम या फिर इसको इस तरह से कर लीजिए कि जो
पेट्रियार्कल जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो पेट्रियार्की से जो बाहर आता चला गया, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट्स आए। मसलन जो डिवोर्स पहले हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, डिवोर्स औरत नहीं चाहती, उसके नाम के साथ डिवोर्स वर्ड आ जाए, तलाक याफ्ता आ जाए, तो वो एक तो स्टिग्मा है, बुराई का सिंबल बन जाता है, ओह! तलाक हो गई। दूसरी बात ये कि सिंगल वुमन का सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल है, इन द डिवोर्स फॉर्म और वैसे भी अगर शादी ना हो तो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, फिर इकोनॉमिकली और सोशली इंडिपेंडेंट हो गई है ख़वातीन, तो ये सब चीज़ें जो है, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी एक और मुस्बत पहलू भी है कि साहब वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसने आर्टिफिशियली मेकअप किया शादी को, या रिलीजन जो है उसने आर्टिफिशियली मेकअप किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक्टरिज्म और रेस और कास्ट की प्रिजर्वेशन के लिए। लव के जो बेसिक मीनिंग्स हैं वो डिसअपियर हो गए। तो व्हाई डोंट वी जस्ट लिव विद द लव, यू नो, व्हाई शुड वी हैव ऑल दिस मैरिटल स्ट्रक्चर। तो वो उससे निकल गए बाहर कि साहब हमें रहना है तो हम ऐसे ही रह लेंगे, अगर हमें आपस में प्यार है तो, अदरवाइज वी शुड नॉट टू नो। हम सेक्सुअल अर्ज के खातिर या रिलीजन के खातिर या कैपिटलिस्ट सोसाइटी की प्रिजर्वेशन के खातिर हम साथ नहीं रहना चाहते। तो ये इसके दोनों पहलू हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो दूसरी रुख में मुड़ गई है, और वहाँ पर जो है वो मैरिटल सिस्टम को मैं कहूँगा गिव अप कर गए। मेरा पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि सर, गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है? सर, इसके साथ एक और सवाल इस तरह है कि सर, आप अगर हम देख लें कि जो रिवायती मजहबी माशरा है वो दुनिया एक ग्लोबल सोसाइटी बनने की वजह से बहुत तेजी के साथ एक गैर मजहबी जदीद माशरे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सब में आप शादी के इस इदारे का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देख ले तो नौजवान नस्ल जो है वो इस रिवायती शादी के इस पूरे अमल में ख़ुद को डालना नहीं चाहते, या बच्चों का और इस पूरे इदारे का बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर हम इस तरह भी कह लें कि सर, ये जो नौजवान नस्ल है वो शादी करके अपनी आज़ादी दाव पर नहीं लगाना चाहती, इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? शायद अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट या तौरात वगैरह पढ़ें तो आपको उसमें भी गे और लेस्बियन मैरिजेस का जिक्र मिल जाएगा। ये कोई न्यू या सो कॉल्ड मॉडर्न तहजीब नहीं है। यानी अगर आप इजिप्ट और जो किनान की वादियों का जो अब आप जिक्र पढ़ते हैं तारीख़ में, और वहाँ पर जो आप वो रेफरेंस पढ़ते हैं तौरात में कि मूसा से कहा गया है कि उन एक्ट्स को परफॉर्म मत करना जो वहाँ हो रहा है, यानी वो काम मत करना जो वहाँ चल रहा है। तो असल में वहाँ वो क्या चल रहा था? वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी चल रही थी मिस्र और किनान की वादियों में, जिसके लिए मना किया गया था। तो ये तो एक पुरानी रिवायत है और ये कोई नया नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि रोमन जो इम्पीरियर थे पहले, नीरो, उन्होंने 2 शादियाँ जो है मर्दों से की थी। यानी जब उनकी बीवी सबीना का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने एक नौजवान लड़के से शादी की थी और एक बहुत बड़ी सेरेमनी में पूरा शहर उसमें शामिल था। यानी ये सब रोमन लॉज़ के अंदर नॉर्मल था, इसमें कोई। और अब आ जाइए आप 2023 में। 2023 में इस वक़्त 33 मुल्क ऐसे जहाँ पर गे और लेस्बियन मैरिजेज़ जो हैं वो लीगल हैं। उसमें अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, क्यूबा है, डेनमार्क है, मेक्सिको है, एक लंबी लिस्ट है। कहीं पर भी जाके लोग कर लेते। 1.35 बिलियन लोग, यानी 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो गेज है वो उन्होंने शादी की है। तो ये तो हो रहा है। अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो रिलीजियस मास्टर में यही है कि साहब वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का या उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो अंडरमाइन करते हैं रिलीजन को, उसमें मना किया गया उसके बावजूद ये सब हो रहा है। और सेम सेक्स मैरिजेस से जो है वो कहते हैं कि सब इससे पॉलीगैमस, यानी और मुख्तलिफ एक वक्त में कई पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ते हैं। इंसेस्ट मैरिज या इंसेस्ट रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ते हैं, यानी ख़ानदान के एक ही फ़र्द आपस में। तो इस किस्म की चीज़ों के उसके जवाब में इन मुल्कों में साइंटिफिक स्टडीज़ दी गई। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये एक नेचुरल और एक वेरिएंट है। बाज़ लोगों की इंस्टिंक्ट होती है एक सेम सेक्स के अंदर, दैट्स फाइन। उनका कहना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
ये ममालिक कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो गेज़ और लेस्बियंस हैं उनके खिलाफ उनकी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगी सोसाइटी में और उनके खिलाफ वो एक स्टिग्मा डेवलप हो जाएगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी में वो एक मार्जिनलाइज हो जाएंगे, एक कोने में धकेल दिए जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। वो एक आम लोग हैं, उनको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए और वो देखा गया है कि वो अपने बच्चों को यानी अगर वो अडॉप्टेड बच्चे हैं तो उनकी अच्छी केयर भी करते हैं माँ बाप बनकर, जैसे आम माँ बाप करते हैं। उनकी उनकी चाइल्ड बियरिंग बियरिंग तो खैर नहीं, लेकिन जो भी उनकी ग्रोथ है उसके अंदर अच्छी वो करते हैं, परवरिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये कि अगर हम शादी के मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है मैरिज का, तो वो देखिए 5 चीज़ें होती हैं शादी के लिए ज़रूरी। उन पाँचों चीज़ों को देख लीजिए कितनी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात तो ये है कि साहब एक आदमी की एक औरत से शादी होती है। ऐसा तो कहने को होता है। कहने को कहा जाता है कि साहब पोलीगैमी या फिर जो मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप या वो इल्लीगल है, यानी एक वक्त में 2 शादियाँ नहीं की जा सकती वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग बाग एक मर्द और एक औरत के अलावा मुख्तलिफ रिलेशनशिप रखते हैं और बल्कि 2-2 3-3 रिलेशनशिप रखते हैं, बल्कि साथ में रहते भी हैं। ठीक है कि वो लीगली मियाँ बीवी नहीं होते हैं, लेकिन एक वक्त में 4-4 औरतें और एक वक्त में 2-2 मर्द, ये सब प्रैक्टिस हो रहा है वेस्ट में। या फिर दूसरी बात जो है शादी के लिए वो ज़रूरी है कि साहब एक आदमी और एक औरत के दरमियान शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। 35 स्टेट्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर गे मैरिजेस, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं आपस में। तो वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। तीसरी बात कि मैरिज के लिए लाइफ टाइम कंपेनियनशिप की बात की जाती है। ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। लाइफ टाइम कंपेनियनशिप क्या, जब जिस वक्त ग्रूम और ब्राइड आपस में मिलते हैं, दूल्हा दुल्हन यहाँ पर वेस्ट में, तो वो कंधे उचकाए कहते हैं कि हे इफ इट डजंट वर्क आई कैन ऑलवेज गेट डिवोर्स, जैसे कोई बात ही नहीं है। तो वो कोई कोई ऐसी लाइफ टाइम कंपेनियनशिप की बात नहीं चल रही। बिल्कुल इसी तरह चौथी बात ये कि साहब ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और ये बड़ा इंटीग्रिटी बेस्ड प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट है। डिवोर्स इज सो सिंपल, इजी डिवोर्स, फ्रेंडली डिवोर्स, कन्वीनियंटली डिवोर्स। बहुत ही आजकल लॉयर मौजूद हैं जो किसी किस्म का कोई डिप्रेशन नहीं होगा, उसके लिए काउंसलिंग मौजूद है। हर चीज़ रिलेशनशिप को स्मूथली ब्रेक कर दिया जाता है और बच्चों को फ़ौरन दाएँ बाएँ कर दिया जाता है और उनके लिए कवरेज का बंदोबस्त भी हो जाता है और सब समझा भी दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता। अब तो डिप्रेशन भी नहीं होता। तो ये भी हो गया। फिर पाँचवीं चीज़ ये है कि साहब फिडेलिटी, ओ भाई सेक्सुअल फिडेलिटी का मतलब ये कि फेथफुलनेस होनी चाहिए। फेथफुलनेस तो मुमकिन ही नहीं है सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में अब तो मुमकिन नहीं है, इवन आपकी सोसाइटी में मुमकिन नहीं है। चीटिंग और ऑनलाइन चीटिंग चल रही है, पोर्नोग्राफी चल रही है, सेल फोन के ऊपर बैठे में एक ही बेड के ऊपर दूसरी तरफ जो है वो सब, तो फेथफुलनेस कहाँ रही। तो ये सब कहने की बात है। तो ये तो पूरा का पूरा मैरिटल सिस्टम जो है वो आपको नज़र आता है। जब ऐसा सिस्टम नज़र आएगा तो फिर उसके बाद अगर आप किसी से पूछेंगे बच्चे से कि भाई तू शादी करेगा, तो वो क्या जवाब देगा कि सर मैं पहले स्कूलिंग देखूंगा, फिर मैं अपना कैरियर देखूंगा, फिर मैं सेल्फ डिस्कवरी के फिनोमेना से गुजरूंगा, फिर मैं इंडिपेंडेंस करूंगा, फिर मैं ट्रैवलिंग करूंगा, फिर सोचूंगा, अपने डिवोर्स पेरेंट्स की तरफ देखूंगा, फिर मैं बच्चे बच्चे के लिए भी तैयार नहीं। तो कमिटमेंट की कोई बात ही नहीं है। फिर इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, घर इतने महंगे हैं, हाई डिवोर्स रेट है, रिस्की है। तो फिर शादी जो है वो 40% अमेरिकन्स जो है वो शादी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ऑब्सोल्यूट हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता। 100 साल के बाद आई डाउट कि आपको शादी ये मैरिटल सिस्टम नजर आएगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है। फिर क्या होगा? अब देखें कई एक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मुमकिन है कि ओवरऑल सिस्टम चेंज हो जाए। भाई देखिए ना, शादी जो होती है वो एक तरह से जिस तरह आपका जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप फाइनेंस के ऊपर लेते हैं ना, या लीज के ऊपर लेते हैं, तो हो सकता है कि लीज के ऊपर चले जाए मामला। हो सकता है ये 4 साल 5 साल की कमिटमेंट के ऊपर जैसे लीज होती है वैसे हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, उसके अंदर एक दूसरे के मामले में क्लियर हो जाए कि साहब ये हमारी फैंटेसीज हैं, ये हमारे ड्रीम्स हैं, इस तरह की हम ओपन मैरिजेस चाहते हैं, और इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और 4-5 साल के बाद उसको रिन्यू कर लें और देख लें कि साहब ये आया कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मूव ऑन कर जाए, स्टिग्मा तो है नहीं।
सोसाइटी के अंदर डिवोर्स या सेपरेशन, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, इफ इट इज टेस्ट इतना कोई बात नहीं। बिल्कुल जैसे कि गाड़ी का लीज का कॉन्ट्रैक्ट, जब लाइसेंस प्लेट चेंज होती है हर चौथे साल पाँचवें साल, तो फिर मैरिटल भी। मेरा ये ख्याल है कि जो गे मैरिजेस हैं ये सब जो है ये तो ट्रांससेक्सुअल ये सब पोलीगैमी ये सब लीगल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये सब ओपन है, ये सब और फैल जाएंगे। और तो और जहाँ तक बच्चे पैदा करने का सिलसिला है कि साहब बहुत से लोग जल्दी उम्र में बच्चे नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, तो वो जो पहले जो उसके ऊपर प्रोसेस पे काम होता था साहब के आईवीएफ के ऊपर हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रही है, बच्चे पैदा करना है, एग डोनरशिप और सरोगेट पेरेंटिंग वगैरह को ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगी, और फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जो है वो शादी करके बच्चे पैदा करके उसके नाम पर अपनी तमाम जायदाद दे देना, ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट कर देंगे, नो रीज़न। तो इस किस्म के एग्रीमेंट्स मुमकिन है, जो पूरा का पूरा जो एक फिनोमेना है मैरिज का, वो 100 साल के बाद मुमकिन है बिल्कुल चेंज हो जाए और उसकी एक शक्ल दूसरी बन जाए, उसके अंदर एक और तरह का एग्रीमेंट तैयार हो जाए, और उस एग्रीमेंट के लिहाज से जो डिज़ायर्स हैं, जो फैंटेसीज हैं, जो रिज्यूम होगा कॉन्ट्रैक्ट उसको उसके लिहाज से सेक्स भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए और इंडिविजुअल वेलबींग के लिए, और इट्स नॉट अ शेम और एनीथिंग, ओपन मैरिज है, क्लोज मैरिज है, उसको इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 साल के बाद ये शक्ल हो जाएगी मैरिटल सिस्टम की, और वो जो एक उसकी जो शक्ल आज के दौर में नज़र आती है वो शायद ना बचे। बहुत शुक्रिया सर। सर आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, और मेरे दोस्तों से यही गुजारिश होगी कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक मैसेंजर या आप हमें यूट्यूब में भी या हमारी ईमेल पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया।